ओके जी, क्वेश्चंस आपके हैं, प्लीज फरमाइएगा। टारगेट ऑडियंस हमने समझ ली थी लास्ट सेशन में। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। सर मैंने ये क्वेश्चन पूछना था। सर जब हम पेज बना रहे थे तो सर जब हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज को हो रही थी कि हमारा बिजनेस बेसिकली क्या है, कि सर हमने ब्लॉग्स सेल करने, यानी कि हमने जो पेज बनाना है उसमें हमने ये लिखना है कि वी विल सेल ब्लॉग्स, और सर हमें ये नहीं समझ आ रही। ओके, हम एक्चुअली ब्लॉग सेल नहीं कर रहे। दो चीजें हम कर सकते थे। हम दो चीजें कर सकते थे, एक या तो कंटेंट सेल कर दें वहां पर, या दूसरे ब्लॉग पे ट्रैफिक ले जाएं ताकि वहां पर अगर मेरे पास में ऑडियंस बढ़ेगी तो मैं मनी जनरेट कर सकता हूं इसके थ्रू। ये जनरली दो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे। पहला मैंने अर्ज किया कंटेंट सेलिंग के लिए, ताकि वहां पर एक सैंपल कंटेंट्स नजर आए उनको, इसलिए, और दूसरे के ब्लॉग पे ट्रैफिक ले जाने के लिए। ओके, एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि टारगेट ऑडियंस का नेम और नीड ऑफ टारगेट ऑडियंस। तो अगर आपके सामने एक क्लास आप देख रहे हैं, यहां पर लर्निंग सॉफ्ट में मैंने एक टारगेट ऑडियंस की आपसे शेयर की। टेम्पलेट फील्ड फॉर लकी श्राप। सो नेम में हमने बताना होता है कि मेरी ऑडियंस का नाम क्या है। जैसे यहां पे हमने कैरन की मिसाल ली तो उन्होंने अपनी ऑडियंस का नाम रखा गार्डन डिजाइनर्स, और साथ एक पिक्चर भी यूज कर ली ताकि हमें रिमाइंड हो जाए कि ये वाली ऑडियंस हमारी है। ये अभी आज की डेट में हमें बहुत आसान लग रहा है। जब हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम कर रहे होते हैं तो ये काफी मुश्किल बात हो जाती है हमारे लिए कि वो कौन सी ऑडियंस है और कौन सी हमने प्रिपेयर की थी और इसके साथ रिजल्ट्स किसके साथ आ रहे हैं। ये सारी थोड़ी सी मेमोरी वो बल्क हमारे पास क्रिएट हो जाती है, तो फिर याददाश्त इशू हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए ये नेम है। नीड में हमने क्या बताना है कि ये जो टारगेट हमारी ऑडियंस है, इसकी नीड क्या है, क्या जरूरत है इसकी। तो वो हमने लिखा कि जी पीपल हु नीड टू प्लान और प्लांट देयर गार्डन, ये उनकी नीड है। तो ये दो अलग बातें हैं, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट, कि हमारी ऑडियंस का नाम क्या होगा, और नाम पहचान है, नीड उनको किस चीज की जरूरत है। जिस ऑडियंस को हम आगे स्पेसिफाई करने जा रहे हैं, आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, उस ऑडियंस की नीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ऑडियंस डिफाइन की, हम एक रेस्टोरेंट लेकर चल रहे हैं, हमने एक ऑडियंस डिफाइन की कि मिलेनियल्स, या हमने कहा जी यंगस्टर्स। अब ये तो ऑडियंस का नेम आ गया। अब इनकी नीड क्या है इन अ रेस्टोरेंट। तो मोस्टली दे बाय द फास्ट फूड, द नीड इज द फास्ट फूड। क्लियर हो गई सेंस? एवरीवन इज क्लियर कि हमने नीड बतला दी। अब इसी तरह से हमने एक और ऑडियंस क्रिएट की। अब बिजनेस हमारा रेस्टोरेंट का ही है, लेकिन हमने की ऑडियंस नेम हमने रखा द पीपल हु आर इन 40s। तो उसका नाम हमने लेट 40s रख लिया कि जो 50, 55 साल, 60, 40s के ऊपर गुजर रहे, 50s तक पहुंच गए। नहीं, अब मैं अर्ज ये कर रहा हूं, अभी दो डिफरेंट ऑडियंस बना रहा हूं मैं, यानी रेस्टोरेंट ही है लेकिन दो डिफरेंट ऑडियंस बना रहा हूं। तो यहां पर अब इनकी नीड क्या होगी, कॉन्टिनेंटल फूड,
क्योंकि इसमें जाके हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, व्हेन आई गो टू दी रेस्टोरेंट तो मैं देखता हूँ यार मेरे साथ क्योंकि 6 बंदे गए हुए हैं, तो भाई ऐसा फूड हो जिससे सबका पेट भर जाए। अब एक एक बर्गर से पेट नहीं भरना, और कॉस्ट आनी है 700-800 पर बर्गर। तो जब हम 7 लोगों पे कैलकुलेट करेंगे तो मालूम होगा 5,000 में खाया और 5,000 में पेट किसी का नहीं भरा, और सब कह रहे हैं यार कुछ अब इसके बाद क्या होगा। तो फिर अब आप इस एज वाले लोग क्या सोचते हैं कि कढ़ाई में डालो। क्लियर होगी जी बात ये। सो ये नीड स्पेसिफाई करिए इनकी नीड क्या है, और फिर इसके लिहाज से फिर आगे इनके डेमोग्राफिक्स, उनकी स्पेसिफिकेशन। तो नीड हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहीं पर कि इस पर्टिकुलर ऑडियंस का नाम ये है, नीड ये है। आई गेस इट्स क्लियर नाउ। और आपने फिल किया होगा बहुत सारे लोगों ने, अगर फिल करने में कहीं गलती हुई हो तो हम करेक्ट कर सकते हैं। और मुझसे जरा काइंडली जरा चैट में शेयर कर दें कितनी कितनी हमने फिलिंग की है जी। हमने एक ही बनाया है या एक से ज्यादा बनाए हैं? जी ये एक क्वेश्चन और इंटेलिजेंट क्वेश्चन है जी, कि हम ये एनालाइज कैसे करेंगे कि जी नीड ऑफ एन ऑडियंस क्या है। अब जैसे मैंने अभी बैठे बैठे एक रेस्टोरेंट खोल लिया, अब मेरा तो रेस्टोरेंट नहीं है तो मुझे तो नहीं पता भाई लोग क्या खाते, तो लेकिन मुझे ये पता है कि यार बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं और इनमें जो इस एज ग्रुप के लोग जा रहे होते हैं अपने 20s के अंदर में और बिलो 30, तो ये मोस्टली दे आर परचेजिंग फास्ट फूड। और आप फैमिली के साथ जाएंगे तो वो बताएंगे जा यार अब मेरे लिए मंगवा लीजिएगा। क्लियर हो गई जी बात। तो वो इस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है जब हमारे पास पहले से ऑडियंस का कोई सैंपल नहीं होता। और थोड़ा सा यहां जरा इजी था ये इस कॉन्सेप्ट के अंदर में। मैं जरा मुश्किल, मुझे बताइएगा यहां तक क्लैरिटी है तो मैं और जरा मुश्किल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा शेयर करता हूं फिर आपसे। नरजी आपको मैं आंसर करता हूं लेटर ऑन। Mashallah, you people have a good questions. I wish कि I answer. Okay. So यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास में। आप लोग सारे बाकी लोग जो क्वेश्चन में आपसे ये शेयर हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे विजिबल भी होंगे। एक क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट और बिहेवियर में फर्क क्या है। इसे कोई शेयर करेगा जी, इंटरेस्ट में और बिहेवियर में फर्क क्या है। इसको हमने लास्ट टाइम भी काफी डिस्कशन की थी और काफी वक्त दिया था इसको। अच्छा, कि मतलब कि एक बंदे का इंटरेस्ट है, उसको खाने का शौक है, लेकिन उसका बिहेवियर है कि वो कंजूस है। अच्छा याद रह गया। इंटरेस्ट जिस चीज को ये यानी आप स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि उनकी जरूरत हो। इंटरेस्ट किसी चीज में हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव गार्डन बट आई हैव इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, और मेरी जरूरत भी नहीं है गार्डन होना, तो ये इंटरेस्ट है हमारा। तो हमने ये देखना होता है कि जो ये काम करते हैं इनके इंटरेस्ट और क्या क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर जॉब्स के लिए जो फॉर्म्स होते हैं उसमें हॉबीज पूछी जाती हैं, क्यों? अच्छा, एक बहुत अच्छी बात आ गई जी, इंटरेस्ट हो गया। उससे हमें मालूम हो जाता है कि
ये कितना शार्प, जैसे जो गेमिंग में होता है शख्स, ये शार्प माइंडेड होता है, इसकी तबीयत होता है चैलेंज को सॉल्व करना, क्योंकि हर गेम में कोई चैलेंज होता है और वो चैलेंज के पीछे भागता है। तो जो ज्यादा गेमिंग में होता है वो चैलेंज ओरिएंटेड होता है। तो हम जॉब के लिए हॉबी देखते हैं, गेमिंग का है, तो हम कहते हैं अच्छा यार ये इसकी स्किल चेक कर लो, मेहनत करेगा, क्योंकि इसकी नेचुरली तबीयत ही ये है कि मैं चैलेंज को लूं। तो ये इस तरह की कुछ वो चीजें होती हैं जिसको हम देखते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ये हो गया हमारा, और बिहेवियर, हाँ, बिहेवियर हमारी आदत होती हैं, जो एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं हमारी आदत हैं वो। तो हमने कहा अच्छा जो गेमिंग खेलते हैं, गेम्स ज्यादा खेलते हैं, तो इनका बिहेवियर क्या होता है, इंटरेस्ट इनका गेमिंग में होता है, इनका बिहेवियर क्या होता है, दे डू नॉट मीट विद द पीपल, दे स्पेंड मोर टाइम विद द मशीन एंड डिवाइस। तो एज अ बिजनेस इंटरनेट मार्केटर मैं कहूंगा और मैं सोचूंगा कि अच्छा ये शख्स ज्यादा मशीन के साथ वक्त गुजारता है, अब इस तक अगर मैंने अपना मैसेज कन्वे करना है तो कैसे करूंगा, ऑनलाइन, अब गेम में ऐड आना चाहिए, इस तक पहुंचना है मैंने। तो अगर मेरी ऑडियंस वो है जो कि गेमिंग में है और इनको कोई चीज मैंने सेल करनी है, तो मैं सिंपल फेसबुक पे दिखा दूं, मेरा काम नहीं चलेगा, लिंक्डइन पे चला दूं ऐड, कुछ काम नहीं चलेगा, मुझे गेम्स में एड्स चलाने होंगे इनको इन तक पहुंचने के लिए। तो ये इंटरेस्ट और बिहेवियर मुझे बताता है। आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा, इससे पहले कि बाकी को कंफ्यूज हो जाए। ओके, और हमारे पास भी क्वेश्चन है। अच्छा, अगर हम ब्लॉगिंग, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जी इज इट नेसेसरी टू क्रिएट अ फेसबुक पेज फॉर ब्लॉगिंग और मे बी अ डिफरेंट बिजनेस प्लान? जी, डिफरेंट बिजनेस प्लान हो सकता है, आप ब्लॉगिंग ही करें फेसबुक पेजेस के लिए, ये जरूरी, ब्लॉगिंग फेसबुक पेजेस जरूरी नहीं है। इसका जो ज्यादा हम इधर लेकर आपको आए ताकि हमारे पास प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट के ऊपर हम डिस्कशन कर सकें, एग्जांपल्स वहां से ला सकें, इसलिए हमने ब्लॉगिंग को लिया, थोड़ा उसको इंट्रोड्यूस करवाया और हम इधर ले आए। ब्लॉगिंग के लिए जो टॉप थिंग है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ब्लॉगिंग का जो टॉप है वो SEO है। तो अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है और उसके अंदर ग्रो करना है तो आपको अपनी SEO स्ट्रॉन्ग करनी होती है। उसमें हम जो डिजिटल मार्केटिंग का जो SEO का जो पार्ट होता है उसको फोकस करते हैं, वो हमारा बिजनेस प्लान रहता है। यानी और यहां पर सिर्फ शेयरिंग होती है, यानी इसे हम कहते हैं सोशल सिग्नलिंग। सोशल सिग्नलिंग, तो जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं ना तो उसे एक सोशल सिग्नल दे देते हैं। लिंक्डइन पे भी जरा उसकी बात कर दी थोड़ी सी, फेसबुक पे भी थोड़ी सी बात कर दी उसकी, इंस्टाग्राम पे भी कोई उससे रेलेवेंट कोई इमेज दे दिया, हल्का सा कोई डिस्कस कर दिया, उसका कोट या उसकी हेडिंग, इसे सोशल सिग्नलिंग कहते हैं। तो ये हम सिग्नल सब जगह देते हैं ताकि ट्रैफिक ड्राइव हो मेरे उस ब्लॉग पर। लेकिन द अल्टीमेट थिंग फॉर ब्लॉगिंग इज SEO, जिससे हम एक्चुअली अर्न करते हैं। देखिए मैंने आंसर कर दिया, लेकिन स्टिल हो सकता है आपको क्लैरिटी ना हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। और अच्छा जी, एक जी फ्यूचर बिजनेस कर सकते हैं और इज वन ऑफ द टॉप बिजनेस। ब्लॉगिंग अगर आपको आ जाए, माय फ्रेंड, ही हैज अ टीम ऑफ 30-35 persons and what he does is blogging। और उनका कहना है कि यार तुम्हारे पास जितने बंदे हैं हमें दे दो, जिसको कुछ नहीं आता हमें दे दो, कंप्यूटर का हाथ लगाना आता है, कंप्यूटर को चलाना आता है, अच्छा आप लाके मुझे दे दो। बिकॉज ही नोज कि इनको चलाना कैसे है। वो इनको इक्विप करते हैं SEO में और फिर उनको ब्लॉगिंग में यूज करते हैं। एंड ही हैज अ वंडरफुल मॉडल एंड अ कॉन्सेप्ट।
आई विश कि मैं भी कर सकूं कभी, कि ये द कॉन्सेप्ट कि आपको वो ब्लॉग में आपको सिखाते हैं, आपसे काम करवाते हैं, साल 1.5 साल 2 साल आप उनके साथ काम करेंगे, 3 साल काम करेंगे एज पर अंडरस्टैंडिंग, उसमें वो आपका एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे, करवाएंगे, यानी आप उनके ब्लॉग्स पे, उनकी चीजों पे तो के लिए तो काम करेंगे, वो आपका एक ब्लॉग क्रिएट करवाएंगे, उस ब्लॉग में 20% शेयर वो रखेंगे, बाकी आप जितने मर्जी ब्लॉग्स बनाएं, वो लाइफ टाइम जब तक ब्लॉग वो चलेगा, दे हैव देयर 20% शेयर इन इट। और वो क्योंकि उनका मास्टर ब्लॉग होता है, उस पर मेहनत करवाई हुई होती है उन्होंने, तो वो पैसे बहुत अच्छे बनाता है। तो एक फ्री मनी और पैसिव मनी, जो कि समझिए कि अगर एक ब्लॉग अच्छा चल रहा है और 20% उसका उनको रेवेन्यू आ रहा है, तो यूं समझिए कि $300-400 एवरेजिंगली उनको आ रहे हैं एक ब्लॉग से। तो अब आप सोचिए कि अगर 30 लोगों को उन्होंने शुरू करवाया, तो 400 से मल्टीप्लाई कर लें 30 लोगों को, 12,000 कुछ डॉलर्स फॉर व्हाट? तो 12,000 उनको आ रहा है, लेकिन जिनको उन्होंने बनवा के दिए हैं वो भी तो 3-4 हजार कमाएंगे, कमा रहे हैं। तो दोनों के लिए विनिंग सिचुएशन है ना। तो आपको भी ऐसे किसी मॉडल पे काम करना चाहिए जिसमें बेनिफिट भी दे रहे हैं और बेनिफिट आपको भी आ रहा है, इंस्टेड ऑफ कि आप खुद ही सीखें डिजिटल मार्केटिंग और खुद ही समझें और खुद ही चलाएं कि जी मैं ही अपना ब्लॉग चलाऊं, किसी को मालूम ना हो, नाम भी नहीं बताऊंगा किसी को उस ब्लॉग का, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, सो ये इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, मैंने उसकी पूरा एक पिक्चर आपके साथ शेयर की है। ओके, something about the customers, अच्छा जी, इसमें भी एक constraint in behavior। ओके, माशाल्लाह काफी कमेंट्स हैं। अच्छी गुड एग्जांपल्स हैं आप लोगों की। अच्छा, ये इज जस्ट अ स्पेशल थिंग विद यू। महनूर, आपका क्वेश्चन है कि जी व्हेन आई क्रिएट अ पोस्ट ऑन फेसबुक, इट डजंट अलाउ मी टू पब्लिश इट, हाउ कैन आई पब्लिश? तो इट्स जस्ट केस विद यू, क्योंकि ये जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती और प्रॉब्लम नहीं आती हमें, तो इट्स बिट ऑफ स्पेशल केस विद यू। तो आप जरा सेटिंग्स वगैरह चेक कर लीजिएगा अपनी। नए ब्लॉग पे तो ऐसा कोई इशू नहीं आता, कोई सेटिंग्स भी इन जनरल अभी तो मेरे जहन में नहीं आ रही कि जो ऑफ आप कर देंगे एंड इट अलाउज स्टॉप्स पब्लिशिंग। आपका अपना ब्लॉग है, ये चेक कर लीजिएगा। अगर किसी ने आपको राइट्स दिए हुए हैं तो वहां ये हो सकता है कंट्रोल किया जा सकता है कि आपको पब्लिश करने के राइट्स ही नहीं दिए हुए, आप सिर्फ इनसाइट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अपना है फिर इट्स समथिंग स्ट्रेंज। तो अगर आपकी स्टिल प्रॉब्लम रहे तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं जी। डेफिनेटली करें। ये सबसे क्वेश्चन ये है कि जी कैन वी प्रमोट आवर फैमिली बिजनेस ऑन आवर पेज, फेसबुक पेज पे? तो यस, डेफिनेटली करें। ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग एंगल होता है काम करने का, क्योंकि हमारी जो समझे कंस्ट्रेंट्स और बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि वो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होती तो बेचे किसे। तो सबसे आसान काम तो ये होता है कि अगर कोई फैमिली प्रोडक्ट है और वाकई वो कन्वर्टिंग है तो वो जरूर कीजिए। और आमतौर पर जो फैमिली का वो हिस्सा होता है वो एक्टिव नहीं होता और वो उनको फेसबुक और इस तरह की चीजों में वो उसके फेमिलियर नहीं होते, तो आपको करना चाहिए। बल्कि अभी रिसेंटली परसों मुझे मालूम हुआ, एक दोस्त हैं, ही वर्क्स ऑन दी Amazon, और उसकी स्ट्रेंज बात कि आई ओनली डू फॉर माई फैमिली, यानी इफ यू आर अ फैमिली मेंबर तो वो आपके लिए कमाएगा, सारा कुछ बिजनेस करेगा आपके लिए, आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन इफ यू नॉट हिज फैमिली, ही डजंट केयर। तो एक उसका बहुत अच्छा है अपनी फैमिली को ग्रो करवाने के लिहाज से। शायद आप नेगेटिव साइड से भी देख सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव साइड से देख लेते हैं
कि एटलीस्ट एक शख्स है जो अपनी पूरी फैमिली को ग्रो के यार आप दो मिलके इन्वेस्टमेंट क्रिएट करो, मैं आपका बिजनेस करवा देता हूं। और माशाल्लाह वो क्योंकि उसकी एक पॉजिटिव वो सोच है उस पर, वो ही इज वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह। और जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी वो 20% वाली, तो ही इज मेकिंग अ लॉट। लास्ट मंथ में अप्रोक्सीमेटली कोई $21,000 उसकी अपनी थी माशाल्लाह। तो ये हमारे यहाँ ये बातें बड़े बड़े डॉलर्स वाली बहुत सारी हैं। तो इंशाल्लाह आप इसको पॉजिटिव रहेंगे तो हम कर सकेंगे। ओके जी, आप गुड इनफ। आज हमने ज्यादा टाइम दिया अपने क्वेश्चंस को, ताकि जी हो सकता है महानूर जो आपने क्वेश्चन किया ये हो सकता है। ओके जी, हमारे पास में नेक्स्ट हम जंप कर रहे हैं फेसबुक पे। हमारे पास इस पेज पर इनसाइट्स की एक ऑप्शन होती है जी। तो एक फर्स्ट व्यू ले रहे हैं, इनसाइट्स क्या होती हैं। इनसाइट्स अंदर की खबर को कहते हैं। तो मेरे ब्लॉग का क्या हाल चला लास्ट 7 डेज में, एंड आई हैव ऑप्शन कि 28 डेज भी देखूं, यस्टरडे टुडे, इस तरह देख सकता हूं। तो लास्ट 7 डेज में दिस इज द एनवायरनमेंट। ये कुछ ऑप्शंस दे रहा है मुझे, मैंने दोनों को बंद कर दिया। तो इट्स शोइंग मी कि जी आपके पास में क्या इनसाइट्स हैं आपके पेज की। ब्रेक के बाद जरा इससे अच्छा अभी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और थोड़ा ब्रेक के बाद भी इंशाल्लाह वी सी अ डिफरेंट पेज जिसपे कुछ स्टैट्स हम दिखा पाएंगे। तो ये क्योंकि हमने रिसेंटली बनाया और जिस दिन बनाया उसके बाद खोल के भी नहीं देखा है आपके साथ ही बस 2 दफा ओपन किया है। सो यहाँ पे ये मुख्तलिफ चीजें हैं। ये क्या है जिसको समझ नहीं आ रही होगी, ही और शी रेज द क्वेश्चन। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद जितना हम आपको इनसाइट्स फेसबुक में रहते हुए, फेसबुक इनसाइट्स और फेसबुक एड्स, ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी आपको पोस्ट लगानी ना है, पोस्ट लगा के देने वाले बहुत हैं। बाकी सेटिंग्स, मेकअप ऑफ योर ब्लॉग, इमेजेस, ये सारा करके देने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन दिस इज द एक्चुअल, क्योंकि यहां पे आईक्यू इस्तेमाल होती है, आपकी इंटेलिजेंस पे बेस कर रही है ये सारी बात। तो इसको हम बहुत तवज्जो से समझेंगे और इनसे में कुछ हम कोशिश करेंगे, एक कुछ फैसले भी निकालें इनसे, डिसीजंस भी लेना कुछ सीखें मिलकर। अच्छा, हमें क्या मालूम हुआ यहां पर, द एक्शंस ऑन पेज। उससे कह आई डू नॉट हैव द सफिशिएंट डेटा टू शो फॉर द सिलेक्टेड टाइम पीरियड कि इस पेज पे एक्शंस क्या हुए। अब अगर आप यहां पे देखिए ना, एक्शंस ऑन पेज, अब वो एक्शंस क्या होते हैं। तो राइट पे आपको आई लिखा हुआ नजर आ रहा है, द इंफॉर्मेशन, एंड हियर ही टेल्स अस द नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन योर पेज, कॉन्टेक्ट इन्फो एंड प्राइमरी एक्शन बटन। किसी ने आपके प्राइमरी एक्शन बटन पे क्लिक किया, आपकी पेज कॉन्टेक्ट इन्फो पे चला गया, आपके पेज पे कहीं क्लिक किया उसने फेसबुक पेज पे, तो ये सारे के सारे एक्शंस होते हैं। लाइक पेज व्यूज कितने हुए, इस सारे वक्त में एक पेज व्यू हुआ है। और पेज व्यू किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स द पेज हैज बीन व्यूड बाय लॉग्ड इन एंड लॉग्ड आउट पीपल। किसी ने लॉग इन किया, या नहीं किया, आपके उस पोस्ट पर आया है, वो आपके लिए एक व्यू काउंट हो जाएगा।
तो व्यू से हमें यह अंदाजा होता है कि इतने लोगों की निगाह इस पर पड़ी है, यानी जो पोस्ट मैंने की थी उस पर इतने लोगों की निगाह पड़ी है। पेज लाइक्स, हमारे फेसबुक पेज को कितने लोगों ने लाइक किया, द नंबर ऑफ न्यू पीपल हु हैव लाइक्ड योर पेज, ब्रोकन डाउन बाय ऑर्गेनिक एंड पेड पेज लिंक्स। ये क्या बात हो गई? जो लाइक्स आते हैं हमारे पास दो तरह से आते हैं। एक तरीका कि आपने किसी तरीके से, आपको मेरे ब्लॉग के बारे में मालूम हुआ कि कासिम इज रनिंग अ ब्लॉग, आप वहां पर गए, आपको चीजें पसंद आई, आपने कहा मैं इस पेज को लाइक कर लूं, फेसबुक पेज को, और फ्यूचर में भी, ताकि मैं इससे कनेक्टेड रहूं, मेरे लाइक्स में आ रहा होगा, लाइक्ड पेजेस में, तो मुझे याद रहेगा कि पेज पे मैं गया था और मेरे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन थी। ओके, ये तो है ऑर्गेनिक। एक होती है मैं ट्रैफिक को खुद लेकर आता हूं, मैंने एड रन किया और एड रन करके लोगों को बुलाकर लेकर आया अपने पेज पर और उन्होंने लाइक किया, तो ये पेड लिंक्स है हमारे। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिंक्स। लाइक्स हमारे दो तरह के हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरे पेड लाइक्स। पेड लाइक्स जो हमारे लिए मोस्ट फ्रूटफुल होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं। इसलिए कि उसने खुद पसंद किया ना उसको, चीज को, इसलिए वो हमारा। और जो पेड है उसको हम लेकर आए हैं वहां तक, तो मुमकिन है उसका अपना इंटरेस्ट ना हो इतना ज्यादा, लेकिन वो पुश की वजह से, आपने देखा होगा, आप इफ यू हैव अ गैदरिंग ऑफ फ्रेंड्स, तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो पुश से चलते हैं, यानी दे डू नॉट से कि जी खाना खाने चले, एक कोई दो होंगे, चलो चलिए चले 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 चले, अच्छा ये वाले होंगे, बाकी को पुश होती है, अच्छा यार चलते हैं यार। तो हर एक्शन के लिए उनके पास, वो जो खुद नहीं कर रहे होते, वो एक्चुअली वो पुश में, तो नमाज पढ़े, हाँ चलो आओ चलो नमाज पढ़ ले, नहीं, तो दे आर नॉट हैविंग इंटरनल। तो ये हमारे पास में थी जी, तो हम उनको पुश करके लेके आए हैं अपने पेज पे, तो मुमकिन है वो दोबारा कोई एक्शन ना करें हमारे पेज पे, ना आए, ना लाइक करें, ना कुछ करें। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब से मैं खुद इस चीजों को, क्योंकि जब से देखता हूं और कि ये चीजें हमारी जो एक्टिविटी होती है ना उसमें बहुत मैटर करती हैं, तो हमें हैबिट बनानी चाहिए कि हम तारीफ करें। वैसे तो रियल लाइफ में होनी चाहिए, तो अगर ज्यादा अच्छे कलिमात बोले जाएंगे तो इंशाल्लाह सबको फायदा होगा। तो हमने थोड़ी तारीफ करने की आदत डालनी, शुक्रिया करने की आदत। कभी किसी इंग्लिश शख्स के साथ बैठ जाओ तो थैंक यू कर करके थका देता है। कुछ दोस्त हैं, जब when they come from the US वगैरह से आते हैं, तो या रिलेटिव्स, अब वो इतना थैंक यू करते हैं हर बात पे, थैंक यू, प्लेट आकर दी थैंक यू, प्लेट उठा ली थैंक यू, तो यानी अब ये आदत है उस मुआशरे, तो हमें भी उसकी हैबिट। अच्छा, ये तमाम चीजें जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये उसी की पिक्चर है। अगर हमने किसी ने एक अच्छा एफर्ट किया है, तो मैं उसके पेज को लाइक कर दूं, उसकी वीडियो को लाइक कर दूं, मैं पूरी वीडियो देख लूंगा, उससे पूरा बेनिफिट ले लूंगा, लेकिन लाइक नहीं करूंगा उसकी वीडियो को। ये पता नहीं, इट्स इन माय सेल्फ, ये मैं खुद अपने अंदर फील करता हूं कि मैं पूरी वीडियो देखी है, उससे पूरा फायदा उठाया, लेकिन उसको सब्सक्राइब करना, उसे लाइक करना नहीं करता, मैं उसको बेनिफिट नहीं देता। हालांकि उसका कंटेंट पसंद आया तभी तो मैंने आधे घंटे की वीडियो देखी है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम इसकी हैबिट डेवलप करेंगे, जब दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे तो हमारी चीजें भी अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएंगी। तो वी डू लाइक। अच्छा, पोस्ट रीच, हमारी इस पोस्ट की रीच कहां तक हुई? जिन्होंने हमारी पोस्ट को देखा कम से कम एक मरतबा, ये हो सकता है
कि एक से ज्यादा मर्तबा एक शख्स ने देखा हो। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर 500 की रीच आ रही है तो ये हो सकता है कि 100 लोग 50 लोग ऐसे हों जिन्होंने 2 दफा देखा है, काउंट हो जाएगा। यानी मैंने स्क्रॉल किया एक, फिर दोबारा स्क्रॉल किया 2 व्यूज है। हाँ, यानी मुझे किसी और जगह से वापस आके, यानी मैं शिफ्ट कर गया था फिर वापस आ गया, व्यू, हाँ व्यू मिल जाएगा। हाँ, तो खुद ही काफी देख लेते हैं वीडियो को ताकि वो व्यू मिल जाए। ओके, नमाज के लिए ब्रेक करते हैं इंशाल्लाह, फिर आपसे कनेक्ट होते हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया कि पोस्ट रीच, कितने लोग मेरी पोस्ट पर आए, स्टोरीज, रिकमेंडेशंस, पोस्ट एंगेजमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, वीडियोस। अब ये सारे एंटरटेनिंग फैक्टर्स हैं, द स्टोरीज, द वीडियोस, रिस्पॉन्सिवनेस, पोस्ट। अगर ये फैक्टर मिसिंग है मेरे फेसबुक पेज पे, सो ट्रैफिक मेरे पास नहीं आने वाली। ये हमने इससे क्रक्स लिया है। तो मैं अपने पेज को, जो मेरा पेज है उसको ओपन करके देख लूं उसके इनसाइट्स के क्या हालात है। इफ इट इज गुड इनफ, ट्रैफिक आएगी, आप बहुत सारी ट्रैफिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। जब ये स्टैट्स ज्यादा आ रहे होते हैं, जब आप स्टैट्स फ्लो पे देखेंगे, मैं इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी कि मैं आज पे नहीं कर पाया तो आई विल ट्राई टू बी डू द सेम ऑन द नेक्स्ट डे। शायद नेटवर्क स्लो है तो वो अभी तक कोड जनरेट नहीं हुआ उसका। लिखा हुआ है टॉप पेज व्यू 75%। किस वैल्यू की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं? पेज व्यूज। ये वो एक ही है ना, उसके 75%, यानी जो हमारा ओवरऑल वैल्यू है उसका 75% ये बनता है, जितने व्यूज हुए इस हफ्ते में। ये फेसबुक पेज व्यू है। क्या चीज? ये टोटल पोस्ट क्या है? कौन सी बात की आप कह रहे हैं? पोस्ट रीच जो है 5 टोटल पोस्ट क्या है? टोटल पोस्ट रीच है इस 7 दिन में। अलग-अलग पोस्ट होंगे तो वो अलग है, नीचे आ रही है। ओके, यहां पे आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फरमाइएगा, फिर आगे चलते हैं। ओके, मुझे ये बताइएगा, ये जो मैंने अभी लास्ट शेयर किया है ये मुश्किल तो नहीं मालूम हुआ आप लोगों को? सिर्फ इनको एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है। अगर ये हमें समझ में आई है कि ये क्या है, तो इनसे माना क्या क्या निकालने हैं वो कुछ थोड़ी सी उस पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। जी एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने ये पूछना था कि फॉर एग्जांपल अगर आज डे 1 है और हमने आज चेक किया कि हमारे व्यूज 10 है और जी। अब हमने नेक्स्ट डे हमने फिर से चेक किया तो हमारे व्यूज फॉर एग्जांपल 20 हुए, तो क्या ये पिछले डे वाले जो व्यूज थे वो इनके साथ ऐड होकर 20 हुए या 20 न्यू व्यूअर्स आए? जी ऐसे ही हुए। उसमें आप ये देख लीजिएगा कि जो आप चेक कर रहे हैं वो आप टुडे के चेक कर रहे हैं या आप लास्ट 7 डेज चेक कर रहे हैं या लास्ट 28 डेज चेक कर रहे हैं। सर जो व्यूअर्स होंगे वो न्यू व्यूअर्स होंगे या ओल्ड व्यूअर्स भी हो सकते हैं? मतलब जो डेट। जी ओल्ड भी हो सकते हैं, दोबारा आए आपके पेज पर, ऐसा हो सकता है।
ओके, सबसे पहले एक एक्शंस ऑन पेज से क्या माना लिए जाएंगे। खुद इसके माना ये है कि आपके पेज पर कोई पेज पर, पोस्ट पर नहीं, पेज पे कोई क्लिक्स हुए हैं, आपकी किसी ने कांटेक्ट इन्फो देखी है, कोई आपके कॉल टू एक्शन, आपके एक्शन बटन पे किसी ने क्लिक किया है, इससे आप क्या माना लेंगे। जरा इसको, इस पे थोड़ा अपने जहन को आप किसी शख्स से मिलते हैं, उससे उसका नाम पूछते हैं, आप खाने में क्या पसंद करते हैं, आप कहां जाना पसंद करते हैं, इससे दूसरा शख्स क्या माना लेता है, दिस पर्सन इज टेकिंग इंटरेस्ट इन मी। तो जब ये बात पता चलती है तो फिर मैं देखता हूं कि अच्छा यार, इसके माना ये है कि मैं इंगेजिंग हूं, तो मेरे पेज का जो कंटेंट है वो इंगेजिंग है, इसीलिए मेरे बारे में जानने की कोई कोशिश कर रहा है। क्लियर हो गई बात। वरना आते और सामने से गुजरने वाला तो बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा, तो मेरे पेज में तो ये मेरा प्रोस्पेक्ट कस्टमर हो सकता है जो मेरे में इतना इंटरेस्ट ले रहा है। क्लियर हो गई बात। Similarly, the one who likes my page, organic especially, और पेड वाला तो 50% चांसेस हैं पेड वाले में, क्योंकि मैं जबरदस्ती बुला के लाया हूं कि देखो भाई मेरा पेज देखो, तो देयर आर चांसेस कि ये मुझे बेनिफिट कर जाए या ना करे। क्लियर हुई बात। किस तरह डिसीजंस लेने हैं, तो एक्शन ऑन पेज से हमने एक डिसीजन ये ले लिया कि a person or number of persons or visitors are taking interest in my page। इस इंसाइट से मुझे ये पता चल गया कि I am valued for this much people। तो मैं निकालूंगा कि कितने लोगों ने पेज व्यू किया। ये समझिएगा तवज्जो से, जिसको क्लियर ना हो रहा हो तो रेपिटेशन इज नो इशू एट ऑल, लेकिन ये समझना हमारे लिए, आपसे पहले अर्ज कर दी इंपॉर्टेंस इसकी कि दिस इज द क्रक्स। जिसको ये आया इसको फेसबुक आ गया, और सिर्फ फेसबुक नहीं आया, उस पर इंस्टाग्राम भी आ गया, लिंक्डइन भी आ गया। सब में इनसाइट्स करीब करीब ही होते हैं। जिसकी ये सेंस डेवलप हो गई, बस ही इज ऑन टॉप और शी इज ऑन टॉप। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, पेज व्यूज देखूंगा। पेज व्यूज कितने हैं, मालूम हुआ कि 100 पेज व्यूज हैं, यानी 100 व्यूज में 100 लोग मेरे पास आए। एक्शंस ऑन पेज 10 निकले, इसकी माना 10% पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन माय कंटेंट। जी सुनिए, मैंने अर्ज किया कि पेज व्यूज निकालेंगे आप, और पेज व्यूज देखेंगे कितने पेज व्यूज हैं। मालूम हुआ 100 पेज व्यूज हैं, और 10 ने एक्शन लिया पेज पर, मेरी कॉन्टेक्ट इन्फो देखी, कॉल टू एक्शन पे क्लिक किया, वेबसाइट पे चला गया, कॉल कर ली, कुछ भी किया। तो मालूम हुआ कि 10% लोगों ने इंटरेस्ट लिया है मेरे कंटेंट में, यानी मेरे जो कुछ मैं कर रहा हूं। ये हो सकता है मेरी कोई मार्केटिंग एफर्ट था जिससे ये ट्रैफिक आई, पेज व्यू किया उन्होंने, और फिर मुझ में इंटरेस्ट लिया। तो मालूम हुआ अगर 10% आपको कहीं मिलता है तो माने ये बहुत अच्छी वाली मार्केटिंग होती है। जहां पे 10% रिस्पॉन्स मिल जाए वहां पे इसको बहुत अच्छे वाले उसमें काउंट किया जाता है। 10% से ज्यादा हो जाए तो हम एक टांग पे खड़े हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात, इतनी खुशी होती है। 10% तक यार हमारी डायरेक्शन सही है, हम सही उस पर जा रहे हैं, हमारी मार्केटिंग जो हम जिन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस को, वो सारी सही सही डायरेक्शन में चल रही हैं। ओके, तो मालूम हुआ जी इनको मिला के कैसे हम फैसला कर रहे हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स की तरफ चलता हूं और फिर देखते हैं कि आप
मौसम का एक बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि जी आपके पास में फ्यू पीपल कम्स विद द पोस्ट स्पॉन्सरशिप और फ्यू पीपल गिव्स डिफरेंट ऑफर्स और डिस्काउंट्स और उससे ऑडियंस लेकर आते हैं, तो कौन सा तरीका बेहतर है? इसमें कोई प्रेफर्ड वे नहीं है, ये दोनों ट्रिक्स हैं विच वर्क्स एट दैट टाइम। जो पोस्ट स्पॉन्सरशिप से हम, जो स्पॉन्सर्ड एड से हम ट्रैफिक लेकर आते हैं, जब हमें कोई नहीं जानता तो हम ट्रैफिक लेकर आते हैं। अब मुझे अपनी ट्रैफिक को इंगेज करना है, तो अब मैं वो पेड स्पॉन्सरशिप या पोस्ट स्पॉन्सरशिप मुझे नहीं करनी, बूस्ट नहीं करना उसे, अब मुझे उनको इंगेज करना है, तो मैं उनको कोई ऑफर देता हूं। हम अभी तक क्योंकि वो एड्स पर नहीं गए, तो उससे पहले हम एक सेल्स फनल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो ये सेल्स फनल अब बहुत अच्छा क्लैरिटी से हमें आंसर देगी, क्योंकि पहली जो ट्रैफिक, सबसे पहले सिर्फ हम अट्रैक्ट करते हैं ट्रैफिक को, मैक्सिमम ट्रैफिक को, फिर उसको सेकंड उस पर लेकर जाते हैं कंसिडरेशन के ऊपर में। तो इसके माना ये है कि मैंने पहले क्या किया, लोगों को बताया कि जी मैं एग्जिस्ट करता हूं, आई एग्जिस्ट, ये लोगों को पता चल गया, लोग मेरे तक आए। अब मैंने उनको ये साबित करना है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। क्लियर हो रही बात? अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? उनकी कोई खिदमत, कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, कुछ रिलेशन, कुछ बात सुननी पड़ेगी, 30 मिनट्स क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात? तो why the person is answering? तो भाई वो आपने क्रिएट करना है, ट्रैफिक को समझाना है कि भाई मैं बहुत अच्छा शख्स हूं, तो आपके पेज ने ये बतलाना होता है। तो इसलिए उसको हम सेकंड उस पे ना ये यूज करते हैं प्रैक्टिस। तो एक्चुअली यूं समझिए दोनों काम करने पड़ते हैं विद सीक्वेंस, टाइम होता है इनका। जी हाँ, टारगेटेड ऑडियंस बन सकती है ये। इसमें वो सारे जो जर्म्स हैं जिनको देखकर हम ये डिसाइड करते हैं कि टारगेट ऑडियंस है हमारी, इनको ना फिर हम एक्चुअली जब आप ऐड करने जाते हैं, एड्स रन करते हैं, तो हमारे पास एक ट्रैफिक होती है कॉल्ड लुक अलाइक। हमारी एक ट्रैफिक की टाइप होती है हमारी ऑडियंस की, लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस ये होती है वो लोग जिन्होंने, लुक अलाइक मानी उन जैसे, तो जिन्होंने कोई एक्शंस लिया होता है, फेसबुक को पता है कौन आया था इसके पेज पे, उसने क्या एक्शन लिया था। जब मैं लुक अलाइक ऑडियंस ऐड रन करता हूं तो फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाता है। सर जिनका इंटरेस्ट हमारी कस्टम ऑडियंस से, जिनका इंटरेस्ट होता है वो लुक अलाइक होता है हमारी कस्टम ऑडियंस। हाँ, तो ये हमारी जो ऑडियंस, अब तो फेसबुक पे हम कह देते हैं यार ऐसा करो, आपके जो मेरे फेसबुक पे मेरे पेज पे एक्शन लिया ना जिन्होंने, उनको आपने एड्स रन करने हैं, तो फिर उनके साथ एड्स रन किए जाते हैं। तो हम अक्सर ऐसा किया करते हैं कि उनके लिए स्पेशल एड्स रन करते हैं। ओके, बैक। तो ये हमने एक डिसीजन लेना समझा है। पोस्ट रीच, व्हाट इट टेल्स, पोस्ट रीच सीधा सीधा ये बताती है इतने लोगों तक मेरी पोस्ट पहुंची है। बस मैंने एक बैनर लगाया था एक रोड पे और 1000 लोगों ने गुजरते हुए देखा है। तो डायरेक्टली पोस्ट रीच सिर्फ वो वैल्यू बताती है, जैसे पेज व्यू वैल्यू बताती है कितने लोगों ने मेरा पेज देखा है। फिर पोस्ट रीच को हम मिलाते हैं पोस्ट इंगेजमेंट के साथ। पोस्ट रीच को पोस्ट इंगेजमेंट के साथ मिलाया जाता है। पोस्ट रीच हो, स्टोरी रीच हो, इन दोनों को उठा के नीचे इंगेजमेंट के साथ जोड़ा जाता है।
ये एंगेजमेंट बताती है, यहां भी वो वैल्यू कैलकुलेट होगी। पोस्ट रीच 100 लोग आ गए, 3 लोगों ने कमेंट किया, 3 लोगों ने शेयर किया, 6 पीपल हो गए। तो मेरी पोस्ट एंगेजमेंट 6 आ गई। तो मैंने देखा कि अच्छा 100 लोग ने पोस्ट व्यू की थी, रीच 100 थी, और 6 लोगों ने उसके ऊपर में एंगेज हुए उसके साथ में। तो मेरा 6% पोस्ट क्वालिटी है। तो मुझे मालूम हो गया जो मैंने कंटेंट दिया था ना, पोस्ट की थी, उस पर इतने लोगों ने रिस्पॉन्स किया। फैसला समझ में आ गया जी? फिर से सुन लीजिए इसको। पोस्ट रीच, कितने लोग मेरी पोस्ट पर आए, और पोस्ट एंगेजमेंट बताती है कि कितने लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा। एंड दिस इज वेरी नेचुरल। सर ओपन तक करके देखते हैं पेज को, क्या पोस्ट बीच में है, पोस्ट। अच्छा, ये ओवरऑल चल रही है ना बातें यहाँ पे, ये तो सारी ओवरऑल बात चल रही है कि मेरी पोस्ट लगी या पोस्ट फिर रीच इतनी, उस पर एंगेजमेंट इतनी आई, तो मैंने ओवरऑल डिसीजन ले रहा हूं कि यार ये मुझे डिसीजंस फायदा दे रहे हैं। ये स्पेसिफिक पोस्ट की बात नहीं हो रही है। क्लियर हो गई बात? ये जो बातें हो रही है पोस्ट स्पेसिफिक पोस्ट की बात नहीं हो रही, यहां ओवरऑल हो रही है। 7 डेज में जो पोस्ट लगी हैं उनके साथ क्या हुआ है। क्लियर हो गई बात? हम क्या बात, एक पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, हम बात कर रहे हैं 7 डेज में जो पोस्ट लगी हैं उनकी एंगेजमेंट ये रही। डन हो गई बात? तो मुझे इससे पता चल रहा होता है कि मैं जो स्पेंड कर रहा हूं वो सही सही स्पेंड कर रहा हूं, अगर स्पेंड कर रहा हूं। और समटाइम्स आप मनी स्पेंड कर रहे होते हैं और समटाइम सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, कभी दोनों चीजें लग रही होती हैं। टाइम स्पेंड शेयरिंग कर रहे हैं आप, किसी तरीके से लोगों को एंगेज करके ला रहे हैं, तो आपको पता चलता है मेरे एफर्ट सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। 6% पे भी होता है ओके, कुछ हो रहा है, एंगेज हुए हैं लोग। आई होप कि इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी और आपको समझ भी आ रही होगी। ये जो रिस्पांस रेट है ना, ये पढ़ने वालों का भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इनके रिस्पांस रेट से पता चलता है कि भाई इनको बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो whenever people think, तो आप साथ बताएंगे इंशाल्लाह। रिस्पांस रेट से हमने क्या निकालना है जी? इससे क्या फैसला करें हम? इससे अगर रिस्पांस रेट अच्छा है, वी आर इंटेलिजेंट बिजनेस पीपल। अगर रिस्पांस रेट बुरा है, वी आर स्टूपिड्स। क्यों? मैं अपने पैसे भी लगा रहा, वक्त भी लगा रहा, उम्मीदें भी लगाए बैठा हूं, और जब कोई कस्टमर आ जाता है, बिल्कुल यूं समझिए कि एक शॉप आपने बना ली, उसकी मार्केटिंग की खूब, शॉप पे जब कस्टमर्स आ गए उनसे बात ही नहीं करते आप कि जी अब मेरे खाने का टाइम है और अब मेरी चाय का टाइम है। हाँ, वो जिंदगी है, उसकी इंपॉर्टेंस होती है। एक दोस्त से मिलने के लिए गए तो 4:30-5 बज रहे होंगे, तो वो खाना खा रहे थे। तो कहने लगे आप क्यों आए हैं? भाई दी तो कहने वाले ने अजीब जवाब दिया। कहने लगे हम ये इसलिए आए हैं ताकि आपको इस दुकान का मालिक बना दें। मैं मालिक हूं? नहीं, दुकान मालिक है आपकी। अगर आप मालिक होते तो आप वक्त पर खाना खाते, दुकान को रोक देते, आप रुकें, मैं अपना खाना खा लूं। अब तो दुकान ने आपको इजाजत दी है कि आप खाना खा लें,
तो अगर आप मालिक होते तो आप वक्त पर खाते। तो हम इसलिए आए आपसे मिलने के लिए ताकि आपको दुकान का मालिक बना दें। तो रिस्पॉन्स रेट समझ में आ रही जी बात? रिस्पॉन्स रेट क्या है? हम जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको आंसर कितना कर रहे हैं? किसी ने पोस्ट के नीचे कोई मैसेज लिख दिया, उसका जवाब दिया कि नहीं दिया, कब दिया? जब कोई आपके साथ में कोई एक्शन लेता है उस वक्त में वो आपके साथ जुड़ा हुआ होता है। कई दफा देखा होगा आपने, आप कोई बात किसी वक्त में सुनते हैं ना, उस वक्त में आपका दिल दुखा हुआ होता है मैक्सिमम। अगर कोई तकलीफ की बात सुनी है आपने, उस वक्त में कोई एक्शन दूसरा कर लेगा ना, वो ले जाएगा। बहुत दुख की बात सुनाई, जब भी उसने कैश ले लिया आपसे तो ले लिया, लेकिन वही आधे घंटे बाद आपसे कोई लेने की कोशिश करे, अब आप संभल गए हैं, उससे निकल आए हैं बाहर। अब आप सोचेंगे। इसलिए आप देखो कई दफा लोग फौरन आपसे एक्शन करवाना चाहते हैं, अपने दर्द की, दुख की बात बताते हैं फौरन और उसी वक्त में आपसे एक्शन करवाते हैं। तो इसलिए हमने जो करना, अब उस वक्त में यूजर कनेक्टेड है आपसे, आपने उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया उसको, अब आप 2 दिन बाद रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अब वो भूल भी गया है किया था, क्योंकि शायद वो कई पेजेस पे मैसेज करके आया था। जैसे वी आर सेलिंग द ट्रेनिंग्स, तो अगर मुझसे किसी ने मैसेज बात पूछी है, हाँ ये हो सकता है कि किसी ने 2 बजे रात पूछी है तो मैं सुबह को 8 बजे आंसर, 9 बजे आंसर कर दूं। लेकिन अगर मैं 2 दिन बाद किसको आंसर कर रहा हूं, आई एम नॉट वेलिंग हिम, जब तक वो एडमिशन ले चुका होगा, या आप 2 दिन बाद कॉल कर रहे हैं उसको, सो इट्स नॉट गोइंग टू कन्वर्ट। क्लियर हो गई बात? हाँ, कमेंट्स का तो स्पेशली है, कमेंट्स ही सबसे ज्यादा होते हैं, तो जरूर जवाब देना। किसी ने सिर्फ वो स्माइल ही दी है ना, उसका भी जवाब देना है। हाँ, जवाब नहीं आपने जाने देना। और एक जवाब देने में शायद मिस हो बाद में, अगर हम इसको पेंडिंग करें, जब आप पोस्ट नीचे कमेंट को आंसर करते हैं तो कुछ लोग आंसर करते हैं कि जी इनबॉक्स, और वो इसको बड़ी इंटेलिजेंस समझते हैं। आपने पूछा कि जी प्राइस क्या है इसकी, तो कहते हैं जी सी इनबॉक्स, वो प्राइस वहां नहीं बताते। इसका हम इसको पॉजिटिव समझते हैं कि जी वो कस्टमर दूसरा भी सवाल करेगा, फिर मैं उसको जवाब दूंगा, तो मेरी पोस्ट ज्यादा एंगेजिंग ज्यादा रहेगी। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है, इसकी माना ये होते हैं दे आर नॉट फेयर पीपल। यू आस्क मी अ प्राइस ऑफ अ कोर्स, मैंने कहा जी सी इनबॉक्स, दूसरे का जी मैं सी इनबॉक्स, तो इसकी माना ये है कि हर एक साथ नया रेट खेल रहा है ये। इसलिए आपने देखा होगा कई दफा जिन्होंने प्राइस पब्लिश की हुई होती है ये स्टॉल्स पर, आप उससे चीज फौरन खरीद लेते हैं, और जिसने पब्लिश नहीं की हुई होती ना उस पर डाउटेड रहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं प्राइस और चीज मैप कर रही है, परचेज कर लो। लेकिन जिसने प्राइस बोलनी है वो आपके सामने 3-4 प्राइसेस में खेल रहा होता है। तो इसलिए ये हमेशा जब आप आंसर करें, इनबॉक्स वाली बात पॉलिसी पे ना चलें, उसको प्रॉपर आंसर करें। नहीं, वो तो प्रोडक्ट पे तो वहां करेंगे आप, लेकिन यहाँ पे अगर आप पोस्ट पे प्राइस नहीं शो करनी चाहिए, वो कमेंट्स में रहने देनी चाहिए। लोग कनेक्ट तो हो, पूछे तो सही, जो करते हैं ना वो इसलिए करते हैं, पता उन्हें रिस्पॉन्स तो करना नहीं। बता दे जी बताएं। ओके जी, बताइएगा, आप लोगों को समझ में आ रही बात ये? सर एक क्वेश्चन है। जी प्लीज फरमाइएगा। सर ऐसा है कि समटाइम जो आपसे सवाल पूछने वाला होता है या प्राइस पूछने वाला होता है, वो तो ऑलरेडी एज हो जाता है जब वो आपकी कुछ लोग कर रहे होते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं समटाइम कुछ जानना चाह रहा हूँ जी, यार ये मेरे बजट में फॉल करती है या नहीं करती जी, मैं उस प्राइस पूछ रहा हूँ, कि जी आप इनबॉक्स करेंगे जी, अब मैंने उस पोस्ट पर ऑलरेडी जब मैंने लिख दिया प्राइस का,
तो आई थिंक ये जो फिर इनबॉक्स में बुलाने से क्या रेटिंग ओवरऑल कुछ और इंक्रीज होती है, या ये रेटिंग वही रहेगी, मेरा एक कमेंट का मतलब एक कमेंट ही होगा, या मेरा इनबॉक्स में जाना भी काउंट हो रहा होगा? नहीं, एक कमेंट ही रहेगा, कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ वो जो मैंने आपसे एक एंगल शेयर किया कि जी वो सिर्फ मुख्तलिफ बात कर रहे होते हैं, वो सिर्फ मुख्तलिफ बात कर रहे होते हैं। वो शायद कुछ दोस्त समझते हैं कि जी ये इट्स हाइड करके हम बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। वही बात है, तो आंसर करें, और अमूमन अगर आप थोड़ा सा उससे डिटेल्ड आंसर करें, यानी उसने सिर्फ जो बात थोड़ी सी पूछी, आप उसका पूरा एक पैराए में उसको जवाब दें, इनकरेजिंग जवाब हो। प्राइस क्या है? 10 रुपए, 10 रुपीज भी साथ नहीं लिखा, तो इस तरह का जवाब ना हो। उसको साथ में क्या बताते हैं हम कि आवर प्रोडक्ट हैज these qualities, for this we are charging 10 rupees। साथ क्वालिटी बताएं, चीज बता दें, क्योंकि जब आपको कस्टमर से, हम जब बिजनेस में कस्टमर से बात कर रहे होते हैं तो हमारा तरीका ये होता है कि इफ कस्टमर्स हमको चीज दे रहे हैं और कस्टमर कहता है हमें कि जी आप कितने की देंगे, कितने प्राइस कितनी है, हम कहते सॉरी यार वी आर नॉट वर्किंग डूइंग बिजनेस विद यू। हमारे जो बिजनेस डेवलपमेंट के लोग हैं वो दे से कि सॉरी वी आर नॉट डूइंग द बिजनेस विद यू। जी क्यों नहीं? कि सर वी आर नॉट एक्चुअली, हम रेडी नहीं हैं, वी सेल वैल्यू, उस वैल्यू की प्राइस आप देखिए। क्लियर हो गई बात? चीज की सीधी बात नहीं हम कर रहे होते, हम हमेशा वैल्यू बताते हैं उसको। कि आप ये आम खाएंगे तो होगा क्या, ये कितना एनर्जाइजर है, आपको कितना तवाना करता है सेहत में, वो बेनिफिट्स बताएं, उस वैल्यू को सेल करें। अब प्राइस उसे कम लगेगी। और अगर आपने सीधी किसी ने पूछा जी प्राइस क्या होगी इसकी, वेबसाइट बना, आप वेबसाइट बना देंगे? हाँ बना दूंगा। प्राइस क्या होगी? 40,000 रुपए हैं। अब क्या करना है हमने? फीचर्स लिखने हैं, उसे 35 फीचर्स लिख के भेजने हैं, ये फीचर्स हैं। हाँ, फिर उसके बाद बात होनी है कि जी अच्छा प्राइस ही होगी इसकी। जब वो फीचर्स देखे यार 35 फीचर हैं, अगर मैं 1000 रुपए का भी एक फीचर लगाऊं तो प्राइस ही कुछ नहीं है, 40,000 नथिंग। लेकिन अगर बगैर उसके होगा तो 40,000 बड़ी वैल्यू है। कैन हाउ हाँ, जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस की कोई पर्सनल बात हो। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, पर्सनल प्रोडक्ट्स होती हैं, जो लोग उनको सेल कर रहे होते हैं वो कहते हैं जी इनबॉक्स कर लें इसको। बाकी प्रोडक्ट्स पे हमें करने की जरूरत नहीं होती कि जी आप साबुन बेच रहे हैं तो साबुन इनबॉक्स करें मुझे। जी वीडियोस गाड़ी है, ठीक है, उसका मैं ऐड करता हूं सेल के लिए, ठीक है, उसके अंदर मुझे क्या प्राइस है तो मैं उसको इनबॉक्स करूंगा या उसको क्या नाम कमेंट में उस पे करें, कमेंट्स में करें, आंसर करें। सर उसमें हम ये भी कर सकते हैं ना ऐड, मतलब कि सर गाड़ी की जो वैल्यू है वो तकरीबन 12-15 लाख तो हर कस्टमर को फिर एक ही में वो आ जाएगा उसको। हाँ, आप उसे जैसे मैंने भी आंसर बताया कि आप उसको पूरा कंप्लीट आंसर करेंगे। या पूछा कि गाड़ी मैं सेल कर रहा हूँ तो गाड़ियां सेल करते हुए प्राइस बतानी चाहिए, तो मैंने कहा हाँ उसके फीचर्स बताइए और प्राइस बताइए, यानी उसको इस तरह से बताइए। क्योंकि वहां पे आंसर से कई लोग ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी आदत ये है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि मेरी आदत ये है कि यार मैं आई फील हेजिटेट टू आस्क प्राइस, और प्राइस मुझे मैटर करती है। मैं इतना वो नहीं हूं कि मैं फजूल खर्च कर सकूं, तो अब प्राइस मैटर भी करती है, पूछने भी
तो ये वाली सारी ऑडियंस आंसर हो जाती है कि यार अच्छा ये तो बड़ी अच्छी चीज है, यार गाड़ी अच्छी दिख रही है एंड प्राइस इज गुड इनफ। उसके अंदर इसके अंदर मैच के नेगेटिव तो मैच का आते आते हैं। अब एक चीज की प्राइस इस पर 15 लाख है, उसके अंदर लोग 10 लाख 11 लाख जिंदगी में वैल्यू नहीं करते। मैं सेशन क्लोज करूं फिर आपसे। ओके जी, दिस इज फॉर टुडे। इसको आपने जरा, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, जरा अगर आप अपने पेज को इसी तरह से खोल लें और उसको इसी तरह से रिवाइज करें, जहां जहां आप स्ट्रक होंगे वो आप वीडियो देखेंगे और उसको फिर से उस तरह से एंगेज करेंगे, ये इनसाइट्स हमें क्लियर हो। यानी अगर मैं चाहूंगा कि हम नेक्स्ट सेशन में जब हम आए तो अगर मैं किसी से कह दूं कि यार अगर आप जरा इस इनसाइट्स के ऊपर में जरा कमेंट करें तो हम बता सकते हो कुछ। ठीक है जी, इंशाल्लाह इस तरह से देखिएगा जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये कल नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो कल अपलोड होगी एंड यू गेट द वीडियो टुमारो, तो परसों की बात हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।